हेलो एवरीवन, श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टॉपिक रहेगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो आज का जो ये चैप्टर है हमारा बेसिकली रहता है कि हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है अचीवमेंट टेस्ट का, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स हिंदी मीनिंग होता है इसका मानकीकरण। इसको स्टैंडर्डाइजेशन को कहते हैं मानकीकरण। मानकीकरण किसका करना है हमें आज? अचीवमेंट का, उपलब्धि का, कि बच्चे ने क्या अचीव किया, बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल करी। कि जैसे कि बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनकी उपलब्धि का हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे ने क्या अचीव किया। उसका हमें मानकीकरण करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है उनके बेसिस पे। उसके लिए हम जैसे कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उसी के बेसिस पे तो हमें पता चलता है कि बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, बच्चे ने कितना स्कोर किया है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा है वो हिंदी में भी अच्छा हो, जो हिंदी में अच्छा है वो मैथ्स में अच्छा हो, मैथ्स में अच्छा हो वो साइंस में अच्छा हो। तो सबके अलग अलग बच्चे के अचीवमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स डेवलपिंग अ टेस्ट इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड फेयरली फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि जो टेस्ट होता है तो वो टेस्ट सब बच्चों के लिए एक ही होता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हम 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के लिए हम अलग अलग टेस्ट बनाएंगे। 40 बच्चों के लिए फेयरली हम एक जैसा ही टेस्ट बनाएंगे। तो उसके बेसिस पे हम बच्चों का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मानकीकरण करते हैं। इसका एक हम ये भी पॉइंट लिख लेते हैं कि it ensures that the test is reliable and valid. Reliable and valid. Reliable and valid का मतलब यही होता है कि बच्चा जो टेस्ट है ना, मान के चलिए एक चैप्टर का हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसके बेसिस का हमारा उतने क्वेश्चंस होंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे और उसी से रिलेटेड होगा। अगर हम पूरे टर्म का ले रहे हैं तो पूरे सिलेबस आ रहा है हमारा, उसी के हिसाब से पहले क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा हमारा ये श्योर होता है कि टेस्ट जो भी हम कंडक्ट करा रहे हैं वो रिलायबल और वैलिड हो। इसके बाद में हम जानते हैं मीनिंग के बाद में कि पर्पस क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, मानकीकरण है, उसका पर्पस क्या होता है, हम किस लिए करते हैं। पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसके 3-4 पर्पसेस होंगे। तो पहला पर्पस हमारा रहेगा टू मेक द टेस्ट साइंटिफिकली साउंड। To make the test scientifically sound, कि हमें टेस्ट कैसा बनाना चाहिए कि जिसमें साइंटिफिकली साउंड हो। सेकेंड हमारा पर्पस रहता है इसका टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कि हमें सभी बच्चों के लिए टेस्ट एक जैसा बनाना होगा। कभी कभी हम सेट्स बना देते हैं बच्चों के लिए, 2 या 3 सेट्स बना देते हैं जिससे कि बच्चे चीटिंग ना कर पाए, लेकिन उन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो सेम ही होता है। ऐसा नहीं होता कि सेट, मान के चलिए हमने 3 सेट बनाए किसी भी क्वेश्चन पेपर के, तो 3 सेट बनाए ABC, तो ऐसा नहीं होता कि A सेट में हमने सारे जो भी हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमने सेट A में दे दिए, B और C में हमने इजी पैटर्न रख दिया। हम ऐसा नहीं करते।
तो ये इंश्योर होना चाहिए कि जो सारे सेट्स हैं हमारे वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मिटी हो। देन हमारा थर्ड पर्पस रहता है टू मेक द रिजल्ट comparable across students and schools. To make the result comparable across the students and the school. जब हम हायर एजुकेशंस में आते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स होता है कौन बनाता है? सीबीएसई बनाता है या फिर यूपी बोर्ड से होते हैं तो बोर्ड बनाता है, हमारा स्टेट बोर्ड बनाता है। तो हमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें टू मेक द रिजल्ट उस बेसिस पे कंपेयर हम करते हैं बच्चों और स्कूलों के बीच कि पेपर तो एक ही बनता है, लेकिन किस स्कूल के बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, किस बच्चे का स्टैंडर्डाइजेशन उसने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया। तो इनके बेसिस पे हम रिजल्ट कंपैरेबल करते हैं कि फलाने स्कूल के बच्चों के इतने परसेंटेज मार्क्स आए, वो स्कूल बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट को अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है। इसके बाद में हम थर्ड देखेंगे कि स्टेप्स जो होते हैं अचीवमेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में वो क्या क्या होते हैं, किन किन स्टेप्स के थ्रू हम इसको टेस्ट को मेजर कर सकते हैं, बना सकते हैं या बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाता है स्टेप्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, तो स्टेप से सबसे पहले होता है हमारा, सबसे पहला हो जाता है प्लानिंग द टेस्ट। प्लानिंग द टेस्ट कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के लिए जो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला हमारा जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि हमें कोई भी टेस्ट जो है प्लान करना है कि हमें कौन सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना है, मल्टीपल रखने हैं या सब्जेक्टिव रखना है। तो हमें सबसे पहले टेस्ट को प्लान करना पड़ता है। उसके बाद में सेकेंड हो जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स कि हमने जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हम टेस्ट प्लान कर रहे हैं, उसमें हमें आइटम्स क्या क्या रखने हैं। हमें उसमें मल्टीपल चॉइस रखने हैं या हमें फुली वन वर्ड आंसर में रखने हैं या हमें सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स के वे में रखने हैं। इस तरीके से हमें टेस्ट के जो आइटम्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में थर्ड हमारा आता है ट्राई आउट और पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग बिल्कुल, पायलट टेस्टिंग और ट्राई आउट। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ट्राई आउट और पायलट टेस्टिंग होता क्या है। कि ये वही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम कि बच्चे क्वेश्चन चीटिंग ना कर पाए, इसके लिए हम सेट्स बना देते हैं। तो सेट्स बना देते हैं तो सेट्स भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होते हैं। वो इसलिए होते हैं तो उन टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि किसी भी सेट में जो क्वेश्चंस हैं वो या तो ज़्यादा इजी हो या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट हो। उनका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, आधे उसमें डिफिकल्ट होते हैं, आधे इजी होते हैं। तो इसके बेसिस में हमें बच्चों में डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबको हम इक्वली समझ के उनके लिए इक्वली लेवल पे हम उनको टेस्ट्स को फॉर्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं जो हमारे टेस्ट हैं। उसके बाद में फोर्थ आता है हमारा आइटम एनालिसिस। कि जो हमने आइटम्स रखे क्वेश्चन पेपर्स में,
तो उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं, क्या ये बच्चों के लेवल की हैं, बच्चों के हिसाब से ठीक है, क्या हमने उसका जो स्टैंडर्ड है ज़्यादा हाई तो नहीं कर दिया है, या हमने उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो तो नहीं कर दिया है बच्चों के हिसाब से। तो हमें जो आइटम्स हैं उनका एनालिसिस करते हुए और बच्चों के लेवल, बच्चा को जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग माइंड ऑफ व्यू में रखते हुए ही एनालिसिस करते हैं। इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा फाइनल। फाइनल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। देखिए, सबसे पहले हमने प्लान किया टेस्ट, उसके बाद प्रिपेयर किया टेस्ट आइटम्स, उसके बाद में पायलट टेस्टिंग, हमने ये देखा कि क्या ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ज़्यादा इजी तो नहीं है। उसके बाद आइटम जो हमने तैयार किया उसको हमें फाइनली एनालिसिस करना है। उसके बाद देन हमारा फिफ्थ पे रहता है फाइनल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कि हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया या जो भी हमने टेस्ट बनाया हम उसको अब फाइनलाइज कर रहे हैं। इसके बाद में आता है स्टेबलाइजिंग रिलायबिलिटी। स्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी। कि जो हमने टेस्ट बनाया है कहीं वो रिपीटेड तो नहीं हो रहा है पीछे, या कोई किसी और स्कूल में, जैसे मान के चलिए कि आप हायर क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस में तो ये स्कूल ही टीचर्स ही हम लोग ही बनाते हैं, लेकिन जब बोर्ड के हायर क्लासेस के होते हैं वो रिपीटेड तो नहीं हो रहा है। रिलायबिलिटी क्या है, तो उस रिलायबिलिटी के बेसिस पे ही हम उस टेस्ट आइटम को फाइनलाइज करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा एस्टैब्लिशिंग सेवेंथ, 6 हो गए, 7वां हमारा रहेगा एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी। जैसे वो रिलायबिलिटी था ऐसे ही ये वैलिडिटी है, कि टेस्ट का जो है क्या वैलिड फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद में हमारा 8th रहेगा एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स में वही आ जाएंगे जैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एज ग्रुप्स हो गए आपके, या फिर सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कैरिंग दिस मार्क्स, या फिर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, या फिर ऑप्शनल होते हैं कि आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से आपको 5 करने हैं या 6 करने हैं, ठीक है। और हमारा जो नॉर्म्स में ये भी आ जाते हैं कि परसेंटाइल या स्टैंडर्डाइज, मान के चलिए कहते हैं ना कि 100 में से 33% मार्क्स जो उसके होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स का हो गया, या फिर स्टैंडर्ड स्कोर्स का हो गया। तो ये सारा हमारा स्टेबलाइजेशन नॉर्म्स के अंडर आ जाता है। उसके बाद लास्ट में रहता है हमारा फाइनल ड्राफ्ट एंड मैनुअल प्रिपरेशन। तो लास्ट में फाइनली हमारा ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में लास्ट में हमारा हो जाता है फाइनल ड्राफ्ट एंड मैनुअल प्रिपरेशन, कि अब हमारा जो टेस्ट पेपर है, जो हमने टेस्ट आइटम बनाया है, वो अब फाइनलाइज होके मैनुअली या प्रिंटिंग फॉर्म में वो तैयार हो चुका है। तो ये पूरी 9 स्टेप्स या प्रोसेस मैंने आपको बताए जो कि हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी क्वालिटीज भी क्या क्या होती हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की अच्छी क्वालिटीज क्या क्या हैं एक अचीवमेंट टेस्ट के लिए। तो सबसे पहली क्वालिटी आ जाती है इसकी वैलिडिटी ही आ जाती है।
वैलिडिटी हो जाता है इट इंटेंड्स टू मेजर। पहली गुड क्वालिटी आ जाती है हमारी वैलिडिटी, उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारी रिलायबिलिटी। सेकंड हमारी गुड क्वालिटी आ जाती है रिलायबिलिटी। इसका होता है गिव कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स। गिव कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी के थ्रू हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली हमें मिलते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी तो ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू होता है कि फ्री फ्रॉम की जो भेदभाव वाली जो मैंने आपको बात बताई थी कि हम स्टूडेंट्स का इक्वली लेवल करके हम या यूनिफॉर्म करके हम जो टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, टेस्ट आइटम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इक्वली है। तो टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ठीक है कि ऑब्जेक्टिविटी ऐसी होती है कि जो हमारा टेस्ट है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे हमारे अगर फेवरेट हैं तो हम उनको इजी वाला सेट दे देंगे। सेट तो सारे इक्वली होते हैं, मान लो हम जैसे कि सेट्स बनाते हैं तो गुड क्वालिटीज में गुड स्टैंडर्डाइजेशन का एक क्वालिटी ये भी होती है कि जो हमारा टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिविटी होता है, जिससे कि ये पर्सनल बायस जो होता है उससे फ्री रहता है। देन हमारा फोर्थ रहता है असेबिलिटी। Ability means easy to score and administrate। कि हमारा जो टेस्ट है वो असेबिलिटी होता है, उसे इजी से हम स्कोर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली हमारा रहता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस कि हमने जो गुड अचीवमेंट टेस्ट किया वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स समझ, जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो कब समझ में आएगा? कवर ऑल द टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स हमने बच्चों को पढ़ाए वो सारे टॉपिक्स कवर करता हुआ जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। कि हाँ, ये ना कहें जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आया है ना। इस टाइप की कभी कभी शिकायतें बच्चों को रहती है, हमेशा ही रहती है, वो चाहे हायर सेकेंडरी क्लासेस का हो या प्राइमरी क्लासेस का हो। एक आध एग्जाम में कभी ना कभी बच्चे बोल ही देते हैं मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये क्या होता है, ये उसकी क्वालिटीज के अगेंस्ट चला जाता है। तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मीन्स यही होता है कि जो हमारा गुड स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, जिसमें कि हमारे जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो ये सारी हमारी क्वालिटीज हो गई। क्वालिटीज ऑफ गुड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में पहली थी हमारी वैलिडिटी, दूसरी थी रिलायबिलिटी, थर्ड ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ असेबिलिटी एंड फिफ्थ कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो हमारा गुड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में ये तीन चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में एक समराइज करके मैं आपको नोट्स लिखवा देती हूँ जिससे कि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। इसकी समरी हो जाएगी आज के चैप्टर की।
तो समरी में सबसे पहले हमारा हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा हमारा स्टेप, प्रोसेस, ठीक है, और पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या था। जो हमारा गुड स्टैंडर्डाइजेशन अचीवमेंट टेस्ट था, उसके स्टेप क्या थे, प्रोसेस क्या था और पर्पस क्या था। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा क्या था, प्लानिंग। हमने प्लान किया था ना, हमने जो टेस्ट प्लान किया था कि टेस्ट आइटम हमें प्रिपेयर करने हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद बताते हैं। उसके बाद सेकंड था हमारा आइटम राइटिंग। आइटम राइटिंग में प्रिपेयर क्वेश्चंस। थर्ड था हमारा ट्राई आउट पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग। उसके बाद फोर्थ था हमारा आइटम एनालिसिस। फोर्थ स्टेप था आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस में हमने क्या किया था, सिलेक्ट गुड आइटम्स, या फिर सिलेक्ट आइटम्स डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद फिफ्थ था हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसमें हो जाता है इंश्योर एक्यूरेसी। उसके बाद सिक्स्थ था हमारा नॉर्म्स स्कोर्स इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्टली हमारा रहता है फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट में क्या था हमारा, रेडी टू यूज। तो मैं आपको ये समरी समझा देती हूँ पूरे चैप्टर की। आज की जो हमारी समरी थी, जो मैंने पढ़ाया था, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि जो हमें अचीवमेंट टेस्ट करना है उसका हमें प्लान करना है। सबसे पहले क्या था हमारा, प्लान करना है। किसका प्लान करना है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, कि क्या हमें कंटेंट रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारा अचीवमेंट, गुड स्टैंडर्डाइजेशन अचीवमेंट टेस्ट का, कि आइटम राइटिंग। आइटम राइटिंग का पर्पस क्या था, प्रिपेयर क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन हमें किस तरीके के बनाने। तीसरा स्टेप था हमारा ट्राई आउट, हमें कोशिश करनी है किसके लिए, पायलट टेस्टिंग के लिए। चौथा था हमारा आइटम एनालिसिस, कि जो हमने आइटम तैयार किया उसका एनालाइज करना है। सेलेक्ट आइटम्स, कि जो आइटम हमने सेलेक्ट किए हैं उनका हमें एनालाइज करना है। फिफ्थ था हमारा रिलायबिलिटी वैलिडिटी, कि जो हमने आइटम सिलेक्ट किया वो रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। इंश्योर एक्यूरेसी। सिक्स्थ था हमारा नॉर्म्स, कि हमें उनके नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, किसके रिलेटेड, पर्पस से, स्कोर्स से रिलेटेड और इंस्ट्रक्शंस जो भी है। सेवेंथ फाइनल टेस्ट, कि हमारा जो टेस्ट है वो फाइनलाइज हो गया है एंड इट इज रेडी टू यूज। तो हमारे पूरे आज के चैप्टर की ये समरी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो इसी चैप्टर के साथ हमारी आज के ये यूनिट का लास्ट चैप्टर जो था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, हम यहीं इसको क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।